हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से प्रश्न संख्या 96। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा प्रारंभ की गई? सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा प्रारंभ की गई? सही जवाब है मालदीव। भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा का प्रारंभ हुआ 21 सितंबर 2020 को। संचालन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कार्य क्या है? देखिए, यह जो कार्गो फेरी सेवा है, इसका जो कार्य है भारत और मालदीव के बीच माल परिवहन। देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मालदीव के परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री एसद नाहुला, इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया। यह सेवा भारत के तूतीकोरिन और कोचिन पोर्ट को मालदीव के कुल्लू धुफुसी पोर्ट से जोड़ती है। और क्षमता क्या है? तो 380 ट्यूज और 3000 मीट्रिक टन थोक कार्गो पर ले जाने की क्षमता। विशेष में अगर बात करें तो यह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालित पहली फेरी सेवा है। 97 है। 2020 में किस राष्ट्रमंडल के द्वारा यह घोषणा की गई कि 2021 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख पद से हटाकर अपने आप को गणतंत्र घोषित कर देगा? 2020 में किस राष्ट्रमंडल देश के द्वारा यह घोषणा की गई कि 2021 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख पद से हटाकर अपने आप को गणतंत्र घोषित कर देगा? सही जवाब है बारबाडोस, यानी डी ऑप्शन। जो बारबाडोस है यह कैरिबियन राष्ट्र है। इसने घोषणा किया, क्या घोषणा किया कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय है, इनको राज प्रमुख पद से हटाया जाएगा। रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है यूके की राष्ट्र प्रमुख सहित राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं। समय सीमा क्या है? नवंबर 2021 तक, यानी ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ तक जो है इसका समय सीमा है। इसके बाद जो है यह रानी यानी कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज प्रमुख के पद से यह हटा देगा। घोषणा की, जो उद्घोषणा की किसने की? तो बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटले ने। उद्देश्य क्या था? तो बारबाडोस के द्वारा जो है अपने आप को गणतंत्र घोषित करना। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटिश राज परिवार से संबंधित जो संबंध विच्छेद कर गणतंत्र बनने वाला यह लगभग जो 3 दशकों में पहला देश है। और इससे पहले 1992 में मॉरिशस ने ऐसा किया था। 1966 में बारबाडोस को ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बारबाडोस की वर्तमान प्रधानमंत्री मिया मोटले हैं, जो अपने राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं और ये 2018 से हैं। 98 है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया के द्वारा की गई। यह जो है सत्य है, न कि असत्य है। दूसरा जो है एपेक सम्मेलन 2021 की मेजबानी सिंगापुर के द्वारा की जाएगी। यह असत्य कथन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन 2020, इसका आयोजन तिथि जो है वर्चुअल रूप से 20 नवंबर 2020 को किया गया था। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नेताओं की बैठक को, और मेजबान देश जो था वो था मलेशिया। अध्यक्षता की गई किनके द्वारा? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन के द्वारा। एपेक 2020 का जो थीम था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रेसिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, जो है पिवोट प्रायोरिटीज प्रोग्रेस। एपेक सदस्य संख्या जो है कितनी है? एपेक की सदस्य संख्या 21 है। इसका मुख्यालय क्वींस टाउन सिंगापुर में है और इसका स्थापना यानी एपेक की जो स्थापना है 1989 है। विशेष में अगर बात करें तो 2021 में एपेक सम्मेलन का आयोजन न्यूजीलैंड की अध्यक्षता एवं मेजबानी में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ जो है आर्थिक परिदृश्य से स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें भी हम लोग जो प्रश्न है कवर करेंगे। पहला प्रश्न को देखते हैं आर्थिक परिदृश्य में। जुलाई 2021 में जीआई यानी भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई। भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जुलाई 2021 में जीआई भौगोलिक संकेतक प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई। भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है गुजरात से, डी ऑप्शन। भालिया गेहूं का निर्यात किसको किया गया? तो केन्या और श्रीलंका को जो है निर्यात किया गया। और ये जो गेहूं है
किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। मुख्यतः भाल क्षेत्र में यह उत्पादित होता है। विशेषता, अगर इसके विशेषता के बारे में बात करें तो प्रोटीन की मात्रा अधिक और स्वाद में यह मीठा होता है। देखिए, जीआई प्रमाणन जो है 2011 में इसको मिला था। पंजीकरण का पंजीकृत प्रोप्राइटर आणंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात के द्वारा। विशेष में अगर बात करें तो मिट्टी में संरक्षित नमी की मदद से वर्षा आधारित भूमि पर सिंचाई के बिना यह उगाया जाने वाला गेहूं है। गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी कृषि होती है। भाल क्षेत्र जो है इसमें गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर और भरूच जिले शामिल होते हैं। वर्ष 2020-21 में जो है रुपए के संदर्भ में अगर बात करें तो 808% की वृद्धि के साथ 4034 करोड़ रुपया तथा डॉलर संदर्भ में 778% की वृद्धि के साथ 549 मिलियन डॉलर जो है इसमें मतलब कि कह सकते हैं इसमें वृद्धि हुई। यानी भारत का गेहूं निर्यात में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मई 2021 में जीआई प्रमाणित उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन भेजी गई। शाही लीची का संबंध किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मालूम होगा। शाही लीची का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है, बी ऑप्शन। देखिए, शाही लीची जो है इसका उत्पादन राज्य बिहार है। जीआई का प्रमाणन जो मिला था इसे जीआई प्रमाणन 2018 में दिया गया था। बिहार के जीआई प्रमाणित कृषि उत्पाद जो है वह जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची। याद रखिएगा, जीआई प्रमाणित कृषि उत्पाद जो बिहार के हैं वह जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची। लीची उत्पादन में भारत का स्थान जो है चीन के बाद दूसरा है। बिहार के मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादन संघ को शाही लीची के लिए जीआई प्रमाणन जो है दिया गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान या वस्त्रों और मेड अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट योजना को कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान या वस्त्रों और मेड अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों के छूट योजना को कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? सही जवाब 31 मार्च 2024 तक। परिधान या वस्त्रों के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट का जो योजना का विस्तार है कब स्वीकृत हुआ? तो 14 जुलाई 2021। स्वीकृति करता है कौन है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। छूट की जो अधिसूचना या अधिसूचित जो दर है वो है परिधान या वस्त्रों के लिए 6.05% तक, मेडअप्स यानी चादरें, पर्दे, लिहाफ, कालीन आदि के लिए 8.2% तक। देखिए, आरओ जो रॉस टीएल है योजना को बढ़ाया गया है और ये जो कह सकते हैं 31 मार्च 2024 तक जो है इस योजना को बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत वस्त्र निर्यातकों को उनके निर्यात किए गए उत्पाद पर लगने वाले कर और शुल्कों के बदले ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रदान जो है की जाती है, जिसका उपयोग वे उपस्कर, मशीनरी और अन्य मतलब किसी इनपुट के आयात के लिए सीमा शुल्क के भुगतान के लिए कर सकते हैं। ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट हस्तांतरणीय होते हैं। यह योजना की जो शुरुआत है 2019 में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस योजना का जो उद्देश्य है विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप्स और उद्यमियों के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने एक अध्यादेश के द्वारा लागू किया जिसमें महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है? हाल ही में किस राज्य ने एक अध्यादेश लागू किया जिसमें महिलाओं को उनकी पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है? सही जवाब उत्तराखंड। पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं का स्वामित्व प्रदान करने वाला जो पहला राज्य है वह उत्तराखंड। कब यह जो है मतलब कि यह जो मतलब कि संपत्ति में महिलाओं का जो स्वामित्व वाला जो अध्यादेश है कब आया? तो फरवरी 2019 में। ठीक है, क्यों आया था? तो आर्थिक लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए। उद्देश्य था बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए पुरुषों के प्रवासन के बाद महिलाएं बगैर किसी स्वामित्व के खेतों में कार्य करती हैं, अतः उनका
या उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी प्रदान कर भूमि अधिकार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। कोकिंग कोल का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। कोकिंग कोल का उपयोग मुख्यतः किया जाता है याद रखिएगा, इस्पात निर्माण में। जो कोकिंग कोल है इसका उपयोग मुख्यतः इस्पात निर्माण में किया जाता है। कोकिंग कोल पर भारत रूस को जो है एमओयू को मंजूरी मिली 14 जुलाई 2021 को। मंजूरी किसने प्रदान की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। एमयू होगा भारत के इस्पात मंत्रालय और रूस के ऊर्जा मंत्रालय के बीच। समझौते का जो उद्देश्य है इस्पात के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग को मजबूत करना और कोकिंग कोल के आयात स्रोत में विविधता लाना। मुख्यतः इस्पात के निर्माण में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले कोक के उत्पादन में जो कोकिंग कोल का उपयोग होता है, कहां होता है? तो इस्पात यानी स्टील के निर्माण में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले कोक के उत्पादन में। ठीक है, कोकिंग कोल को याद रखिएगा, कोकिंग कोल को मेटलर्जिकल कोल के रूप में भी जाना जाता है जो इस्पात उत्पादन के लिए एक प्रमुख इनपुट का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2021 में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया? मई 2021 में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया? सही जवाब है इफ्को, बी ऑप्शन। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, ठीक है, लॉन्च तिथि है 31 मई 2021। किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत करता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को, स्वदेशी रूप से नैनो प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित और तुलनात्मकता क्षमता जो है इसकी, इस नैनो यूरिया के 500 मिलीलीटर में 40,000 पीपीएम नाइट्रोजन पारंपरिक यूरिया के लगभग एक बैग से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन पोषक तत्व के बराबर। विशेष में अगर बात करें तो नैनो यूरिया लिक्विड फसलों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% तक कम करने में यह सक्षम है। पौधों तक नाइट्रोजन पहुंचाने में पारंपरिक यूरिया की 30 से 40% प्रभावशालीता की तुलना में नैनो यूरिया लिक्विड 80% से अधिक प्रभावी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। जुलाई 2021 में किस भारतीय वित्तीय संस्था ने खुदरा निवेशकों के लिए आरडीजी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता खोलने की घोषणा की? आरडीजी जो है खाता खोलने की घोषणा की। किस भारतीय वित्तीय संस्था ने खुदरा निवेशकों के लिए आरडीजी खाता खोलने की घोषणा की? सही जवाब भारतीय रिजर्व बैंक, ए ऑप्शन। देखिए, आरडीजी खाता खोलने की घोषणा 12 जुलाई 2021 को किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। खुदरा निवेशकों के लिए यह जो है खाता मतलब कि खोला जाएगा। किसके लिए? तो खुदरा निवेशकों के लिए। आरडीजी खाता का जो तात्पर्य है खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता। आरबीआई की आरडीजी खाता जो योजना है व्यक्तिगत निवेशकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान। खाता खोला जा सकता है एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। ऑनलाइन पोर्टल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को जो है सुविधा जो है सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन तक पहुंच और एनडीएसओएम तक पहुंच। ठीक है, लाभ क्या है? तो खुदरा निवेशकों को रिजर्व बैंक में खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता मतलब कि जो आरडीजी खाता है खोलने और बनाए रखने की सुविधा। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि होगी। ये जो है इसका लाभ है। प्रश्न संख्या 8 है, अप्रैल 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन अगले 4 वर्षों में किया जाएगा? सही जवाब है 945 करोड़ रुपए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना प्रारंभ हुआ 19 अप्रैल 2021 को। प्रारंभकर्ता कौन है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। स्टार्टअप्स की अवधारणा प्रोटोटाइप्स विकास, उत्पादन परीक्षणों, बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण,
इसके प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान कर देश में स्टार्टअप परितंत्र को प्रोत्साहन देना इस फंड का मुख्य उद्देश्य है। वित्त पोषण कौन है? तो संपूर्ण भारत में पात्र इंक्यूबेटर के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को कुल 945 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन अगले 4 वर्षों यानी 2021 से 2025 के बीच में किया जाएगा। इस योजना के तहत 300 इंक्यूबेटर के माध्यम से 3600 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की संभावना है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की जो संभावना है वो है 12.5% यानी 12.5%। जारी हुआ 23 मार्च 2021 को। शीर्षक मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज। मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज किसने जारी किया? तो IMF द्वारा जारी किया गया। भारत की पूर्वानुमानित विकास दर जो 2021 में है वो है 12.5%। तो वर्ष 2021 में भारत की पूर्वानुमानित जो विकास दर है 12.5% है। 2021 में वैश्विक विकास दर जो पूर्वानुमान है वो है 6%। 2021 में अन्य प्रमुख देशों की पूर्वानुमानित जो विकास दर है वो है आपका चीन का 8.4%, यूएसए का 6.4%, फ्रांस का 5.8%, जर्मनी का 3.6% और जापान का 3.3%। वर्ष 2022 में पूर्वानुमानित विकास दर जो है भारत 6.9%, चीन 5.6%, विश्व 4.4% और यूएसए जो है 3.6%। 2020 में अनुमानित विकास दर यानी भारत का जो है -8%, चीन का 2.3%, विश्व का -3.3%, यूएसए का -4.7%। विशेष में अगर बात करें तो भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र जिसके वर्ष 2021 में दोहरे अंकों में विकास दर अर्जित करने का अनुमान है। 2022 में भी विश्व की सभी जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की वृद्धि दर है सर्वाधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। चीन जो है विश्व की अकेली ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसकी कोविड-19 महामारी के बीच वर्ष 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर अनुमानित की गई। प्रकाशन अवधि जो है IMF के द्वारा सामान्यतः वर्ष में 2 बार यानी अप्रैल और अक्टूबर में यह रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। यह रिपोर्ट जो है 2 रिपोर्टों के मध्य में एक अपडेट यानी जनवरी और जून जुलाई में यह जारी किया जाता है। IMF की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुआ था और IMF का जो मुख्यालय है कहां पे है? तो वाशिंगटन DC USA में। IMF की जो प्रबंधक निदेशक हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया के और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो है गीता गोपीनाथ 2019 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल 2021 में विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? अप्रैल 2021 में विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 यानी रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की स्थापना करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो RBI के द्वारा। याद रखिएगा बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में देख लेते हैं। घोषणा की तिथि है 15 अप्रैल 2021। किसने घोषणा किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। एम राजशेखर राव RBI के डिप्टी गवर्नर है। RRA यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI जो है RRA 2.0 के ये प्राधिकारी हैं। कौन? एम राजेश्वर राव, ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। प्रमुख तथ्य के बारे में अगर बात करें तो RRA 2.0 की स्थापना जो है प्रारंभिक रूप से 1 मई 2021 से 1 वर्ष के अवधि के लिए, जब तक कि इसका कार्यकाल RBI के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता तब तक के लिए की गई है। RRA 2.0 नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पूर्व RBI ने 1 अप्रैल 1999 से 1 वर्ष के अवधि के लिए एक विनियमन जो है समीक्षा प्राधिकारी का गठन किया था। 7 मई 2021 को RRA 2.0 के सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक के MD एस जानकी रमन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय सलाहकारी समूह का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज
इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।